चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। भारत के भूगोल में प्री में जो मानसून की क्लासेस हो रही हैं, हालांकि सिलेबस में कहीं भी मानसून शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, उसके स्थान पर जलवायु घटनाएं प्रयोग की गई हैं। लेकिन जलवायु घटनाओं के आगे जो टॉपिक देखते हो, जिसमें अल नीनो, ला नीनो, पश्चिमी विक्षोभ, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के परिणाम, इन टॉपिकों को पढ़कर आने के लिए बोला है। अब अल नीनो एक जलवायु घटना है जिसका प्रमुख काम होता है तापमान में परिवर्तन करना, खासकर जलीय राशि के तापमान में। और जब जब किसी जल राशि के तापमान में परिवर्तन होता है तो या तो वाष्प ज्यादा बनती है या वाष्प कम बनती है। यानी यदि किसी जल राशि के तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो उस एरिया में जलवाष्प बनने की वृद्धि हो जाएगी, और जलवाष्प हल्की होकर जैसे ही ऊपर जाती है एडियाबैटिक तापीय परिवर्तन से ठंडी होती है। उस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जल से जलवाष्प बनना बाष्पीकरण कहलाता है, वैसे ही वाष्प से जल बनना संघनन कहलाता है। तो जो जल जलवाष्प बन रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तापमान में वृद्धि। और जो जलवाष्प जल बन रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तापमान में कमी। तो जो तापमान में कमी हो रही है उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक तापीय परिवर्तन। तो अगर जलवाष्प ज्यादा है किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में, तो वहां बादल ज्यादा बनेंगे, वर्षा ज्यादा होगी। अब वर्षा जो भारत में हो रही होती है उसे मानसून कहते हैं, और प्री के सिलेबस में कहीं भी मानसून शब्द प्रयोग ही नहीं किया। तो अल नीनो क्या छाती पे रख के प्रयोग करोगे? करना तो मानसून पे ही है ना प्रयोग। तो भले ही उसमें मानसून शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, बावजूद इसके हमें मानसून ही पढ़कर जाना है। तो भारत का मानसून किस प्रकार से प्रभावित होगा, फिर वो चाहे अल नीनो से हो या लानीना से हो, इससे समझना है। अल नीनो और लानीना इंसो की संतानें हैं, यानी इंसो की दो संतानें हैं। एक इंसो नाम का जलवायु घटना होता है। इस जलवायु घटना के दो परिणाम होते हैं। एक परिणाम को एल नीनो कहा जाता है और दूसरी घटना को ला नीना कहा जाता है। कुल मिला के एल नीनो और ला नीना जलराशि के ऊपर होने वाली ऐसी जलवायु घटना है जिससे या तो जलराशि का तापमान ज्यादा होगा या जलराशि का तापमान कम होगा। जलराशि के तापमान में वृद्धि और कमी के कारण जलराशि में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उसी जलराशि के परिवर्तन की संपूर्ण घटना को भूगोल में इंसो कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ई का मतलब एल, एन का मतलब नीनो, एस का मतलब सदन, ओ का मतलब ऑसिलेशन। तो एल नीनो सदन ऑसिलेशन, यह जो घटना है इसी के अंदर एक लानीना आएगा और एक एल नीना आएगा। यहां तक आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो प्री की दृष्टि से मैं आपको यहां पे कुछ चीजें समझा देता हूं। पहले ये समझो कि एलनीन, ये जो इंसो है ये क्या है। तो आप ये बोलना कि इंसो तापमान में परिवर्तन की एक घटना है। कैसी घटना है? जलवायु घटना है। ठीक है सर। दूसरा ये बताना कि ये जो तापमान में परिवर्तन की घटना है ये कहां हो रही है, तो आप बोलेंगे जल राशि के ऊपर। अब प्रश्न तो तुम्हारे दिमाग में आएगा, जल राशि तो झील भी होती है, नदी भी होती है, समुद्र भी होता है। इन तीनों में से किस स्थान पर यह घटना हमको देखने को मिल रही है? तो आप याद रखना कि इंसो ना तो झील में होगा, ना ही तालाब में, ना नदी में होगा। इसका सीधा संबंध है समुद्र से।
अब समुद्र में भी एक सागर, एक महासागर। महासागर बड़े होते हैं, सागर उसकी अपेक्षा छोटे होते हैं। मैं समुद्र बोलूंगा, तुम महासागर ही समझना। अब महासागरों में भी कई सारे नाम आते हैं। एक आपने सुना होगा हिंद महासागर। जितने भी महासागर हैं इस पृथ्वी पर, यही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम के ऊपर है, वो हिंदुस्तान है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अभी जो सबसे नई मान्यता दी गई है वो है दक्षिण महासागर। हमारी पृथ्वी पर टोटल महासागरों की संख्या 5 है। 8 जून 2021 से पहले 4 महासागर माने जाते थे। 8 जून 2021 को दक्षिण महासागर को भी महासागर की संज्ञा दे दी गई, इसीलिए अब महासागरों की संख्या 5 हो गई। चूंकि 8 जून को यह मान्यता दी गई थी, इसीलिए 8 जून को महासागर दिवस भी मनाया जाता है। तो इनसो एक ऐसी घटना है जो जल राशि में तापमान में परिवर्तन करेगी। जल राशि में भी कहां, महासागरों के तापमान में परिवर्तन करेगी। तो क्या इन 5 महासागरों के तापमान में परिवर्तन करेगी? बिल्कुल नहीं। इन 5 महासागरों के तापमान में परिवर्तन नहीं करती वो इन 5 में से केवल प्रशांत महासागर के तापमान में परिवर्तन करती है। तो प्रशांत महासागर की जलीय राशि की सतह पर जो तापमान में परिवर्तन होता रहता है, उसी तापमान के परिवर्तन की घटना को भूगोल में इनसो कहा जाता है। अब प्रशांत महासागर तो बहुत बड़ा महासागर है। आप इसके आकार का अनुमान ऐसे लगाइए कि हमारी पृथ्वी पर जितना धरातल है, जितने भी महाद्वीप पृथ्वी पर हैं, जिसमें एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, इन सब को जोड़ लो, तब सबका कुल क्षेत्रफल छोटे मोटे द्वीपों को जोड़ने के बाद 14 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के आसपास आता है। अकेला प्रशांत महासागर 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। तो आप इस जलराशि की बृहद का अनुमान लगा सकते हो कितनी बड़ी जलराशि है ये। अगर ये जलराशि है तो इसकी दिशाएं भी होंगी, उत्तर का प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, पश्चिम प्रशांत महासागर और पूर्व प्रशांत महासागर। अब इनसो घटना का मतलब ये तो है नहीं है कि इतना बड़ा महासागर जिसका आकार 16 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के आसपास हो, वो पूरा का पूरा महासागर गर्म और ठंडा होता रहे। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर एक विशिष्ट ऊष्मा होती है और उस विशिष्ट ऊष्मा की वजह से छोटा सा तालाब तुम गर्म नहीं कर सकते। गर्मियों में तुम किसी तालाब में जाना, कुछ लोग जाते हैं माहौल बनाने के लिए, कुछ लोगों को दस्त लग जाते हैं। अब तालाब के किनारे क्या करोगे? दस्त लगने के बाद साफ करोगे। तो पानी जैसे तुम टच करोगे गर्मियों में, तो तालाब की ऊपर की परत आपको गर्म लगेगी, अगर अंदर हाथ डालोगे तो ठंडा मिलेगा। यह विशिष्ट ऊष्मा का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उसमें ऊष्मा का ट्रांसफर संवहन विधि से हो रहा होता है। छोटे से तालाब को गर्मी में तुम गर्म नहीं कर पाए, 16 करोड़ वाला जिसका एरिया हो क्षेत्रफल का, उसको तुम गर्म करने की सोच रहे हो। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि प्रशांत महासागर के कुछ एरिया को, शायद उत्तर या दक्षिण, पूरब या पश्चिम के कुछ एरिया को कहीं कहीं, खासकर विषुवत रेखा के आसपास जहां तापमान ज्यादा होता है, वहां गर्म या ठंडा कर सकते हो। तो मेरी इस पूरी कहानी का निष्कर्ष अंत में यही निकल रहा है कि इनसो एक ऐसी जलवायु घटना है जो तापमान में परिवर्तन करती है जल राशि में, वो भी प्रमुख रूप से प्रशांत महासागर में। अब प्रशांत महासागर में भी अगर मैं दिशा की बात करूंगा तो जवाब याद रखना, पूर्वी प्रशांत महासागर। तो पूर्वी प्रशांत महासागर में तापीय परिवर्तन की संयुक्त घटना को इनसो कहा जाता है। विषुवत रेखा के आसपास पूर्वी प्रशांत महासागर के एरिया में समय के अनुसार कुछ समय अंतराल के बाद या तो पानी गर्म हो रहा होता है या पानी ठंडा हो रहा होता है। इस संयुक्त प्रक्रिया को इनसो कहा गया। अब अगर पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो रहा है तो उस घटना को एल नीनो कहा जाएगा,
और अगर ठंडा हो रहा है तो उस घटना को ला नीना कहा जाएगा, और इन दोनों घटनाओं का संबंध इनसो से है। आशा करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जो ला नीना है यह एक सामान्य घटना है, माने यह निरंतर अपने रूप में ही रहती है। सामान्यतः प्रशांत महासागर का पूर्वी तट विषुवत रेखा के आसपास जहां पेरू है, वहां हमेशा पानी ठंडा रहता है। बस वो पानी और ज्यादा ठंडा हो जाए तो वो ला नीना हो जाएगा। अब वो पानी ठंडे के स्थान पर गर्म होने लगे तो वो एल नीनो हो जाएगा। तो ये ज्यादा कहना ठीक होगा कि एल नीनो का उल्टा ला नीना है, क्योंकि ला नीना की कंडीशन तो हमेशा बनी रहती है। समझ पा रहे हो आप मेरी बातों को? तो पीएससी अगर पूछेगी कि इनसो क्या है तो आप समझ गए ये एक दक्षिणी दोलन है। इस दक्षिणी दोलन की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। इसमें तुम भी शामिल हो, हम भी शामिल हैं। ना तुमको पढ़ाना है ना मुझे पढ़ाना है, परेशान दोनों लोग हैं। क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो पैसा आएगा, तुम पढ़ोगे तो एसडीएम बनोगे। तो तुम अपने आप से सोच लीजिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि परेशान है, जिंदगी सबको परेशान करके रखे हुई है, तो इसीलिए हमको इनसो पढ़ना पड़ रहा है। थोड़ा सा मैं और तुमको चीजों को समझाने का प्रयास करूं तो शायद और आसानी समझ में आए। जिस प्रकार से इनसो की घटना होती है, इसी प्रकार से एक घटना और होती है जिसे बोलते हैं आईओडी, इंडियन ओशियन डाइपोल। ये जो इनसो की घटना है सेम वही प्रोसेस है, यह भी तापमान में परिवर्तन करती है, खासकर जल राशियों के तापमान में। तो जल राशियों के तापमान से संबंधित है, वो भी प्रमुख रूप से पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो जब भी तुम्हें इनसो समझ में आए तो ये 3 पॉइंट जीवन में याद रखना। इसी प्रकार से इंडियन ओशियन डाइपोल होता है। इंडियन ओशियन डाइपोल यह भी तापमान से संबंधित एक घटना है। कहां तापमान घटाएगी या बढ़ाएगी? सीधी सी बात है, जल राशियों में। दोनों में कॉमन इतना समझ में आ गया कि इन दोनों का संबंध जल राशियों के तापमान में परिवर्तन करना है। बस फर्क इतना है कि जो इनसो की घटना है वो पूर्वी प्रशांत महासागर से संबंधित है, वहीं इंडियन ओशियन डाइपोल की जो घटना है वो पश्चिमी हिंद महासागर से संबंधित है। निष्कर्ष ये निकला कि दोनों का संबंध किससे है? जल राशि को गर्म या जल राशि को ठंडा करने से है। क्लियर हुई बात? हाँ सर, थोड़ा सा और समझिए। अगर पूर्वी प्रशांत महासागर गर्म हुआ, पॉइंट समझना बेटा, अगर पूर्वी प्रशांत महासागर गर्म हुआ तो इस घटना को एल नीनो बोल देना चिल्ला चिल्ला के, और पूर्वी प्रशांत महासागर का तट अगर ठंडा हो रहा है तो इसको ला नीना बोल देना चिल्ला चिल्ला के। अब मैं यहां पे राइट और रॉन्ग लगाऊंगा, समझना। अगर एल नीनो का साल है तो भारत का मानसून अच्छा नहीं आएगा, और ला नीना का साल है तो भारत का मानसून अच्छा आएगा। तो इनसो किस प्रकार से भारत के मानसून को प्रभावित, या भारत के मानसून का मतलब है भारत में होने वाली वर्षा, खासकर वो वर्षा जो जून से सितंबर के बीच में होती है, उसी को प्रभावित ज्यादा करता है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। भारत की संपूर्ण वर्षा का 75% से ज्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और वही हमारी प्रमुख वर्षा है। बाकी तो चिटपुट घटनाएं हैं, कहीं होती है कहीं नहीं होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को ही भारत में कृषि का जुआ कहा जाता है, क्योंकि पूरी कृषि की नमी उसी मानसून पर निर्भर करती है। बाकी जो वर्षाएं हैं जो अन्य समय हो रही हैं वो कृषि में त्वरण देने का काम कर सकती हैं, आधार तो दक्षिण पश्चिम मानसून ही देगा। जैसे पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो सामान्यतः दिसंबर से मार्च के बीच में होती है, यह सर्दियों के दिनों में वर्षा होती है जब खरीफ की फसल रवि की फसल बो दी जाती है सर्दियों में। रवि की फसल सर्दियों में बोई जाती है, गेहूं, सरसों इत्यादि। तो खासकर सर्दियों में जो वर्षा होती है भारत में, उसे मध्य प्रदेश में मावठा कहते हैं। रवि की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। इसे इंग्लिश में गोल्डन ड्रॉप्स या अमृत बूंदे भी कहा जाता है। अफीम की खेती के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो खेत हमने बोया था रवि की फसल के लिए,
उसमें जो फसल आ गई है उस फसल में वृद्धि करने के लिए वो वर्षा है, आधार के लिए नहीं, त्वरण के लिए। ये बात को ध्यान रखना है। अंत में निष्कर्ष यही निकला कि इंसो भारत के मानसून को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों से प्रभावित कर सकता है। अब आते हैं आईओडी की तरफ। यह भी भारत के मानसून को प्रभावित करेगा। दोनों का संबंध तापमान और जलराशियों से है, बस फर्क यह है कि पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर। याद रखना, अगर पश्चिमी हिंद महासागर गर्म हो गया तो इसको कहा जाएगा पॉजिटिव इंडियन डाइपोल, और प्रशांत पश्चिमी हिंद महासागर अगर ठंडा हो गया तो इसको कहा जाएगा नेगेटिव इंडियन डाइपोल। नाम से ही समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो, जब पश्चिमी हिंद महासागर गर्म कर रहे हो तो भारत का जो मानसून है वो पॉजिटिव है, यानी अच्छा आएगा, और अगर पश्चिमी हिंद महासागर ठंडा कर रहे हो तो भारत का मानसून नेगेटिव आएगा, यानी कि कमजोर हो जाएगा। कितना कंट्राडिक्शन है। जहां अल नीनो गर्म हुआ तो मानसून बिगड़ गया, अगर पश्चिमी हिंद महासागर गर्म हुआ तो मानसून अच्छा आ गया। इसीलिए भारत के मानसून का अनुमान लगाना किसी के वश की बात नहीं है। एक बार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बीबियां क्या चाहती हैं, पर यह अनुमान लगाना कतई संभव नहीं है कि भारत का मानसून कैसा होगा, क्योंकि यह किसी एक कारक पर निर्भर ही नहीं करता। पता नहीं कब कौन सा कारक डिस्टर्ब हो जाए। और कमाल की बात यह है कि मानसून जो भारत में आता है, जिसके लिए जितने भी कारक उत्तरदायी हैं, वो सभी के सभी कारक बेवफा हैं। बेवफाई उनकी नसों में है। वादा कर देंगे, पूरा नहीं करेंगे। सबके सब मानसून लाने वाले कारक वर्तमान की राजनीति के सभी राजनेता, मान लीजिए आप, स्पष्ट खड़े होकर झूठ बोल देंगे पर वादा पूरा नहीं करेंगे। करें या ना करें उनके ऊपर है। ठीक ऐसे ही भारत का मानसून है। कैसे अनुमान लगा लोगे कि अच्छा है या बुरा है? तो पीएससी यहीं से प्रश्न पूछेगी। एल नीनो आया तो भारत का मानसून, रट्टा लगा लो। ला नीना आया तो रट्टा लगा लो। पॉजिटिव इंडियन डाइपोल, नेगेटिव इंडियन डाइपोल। कब इंडियन डाइपोल पॉजिटिव होगा, कल नेगेटिव होगा, ये भी आप लोग सीख रहे हो। एक और नया शब्द आया है जिसे बोलते हैं एमजेओ। यह भी भारत के मानसून को प्रभावित करता है, पर चूंकि प्री में भारत का मानसून स्पष्ट नहीं लिखा है, इसीलिए इसकी मैं चर्चा मेंस की क्लास में करूंगा। मेंस की क्लास जब आएगी तो मैं इस पर और थोड़ा सा विस्तार से बात करने वाला हूं। फिलहाल हमारे सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है अल नीनो, ला नीनो, और एक शब्द और था पश्चिमी विक्षोभ। याद करो, पश्चिमी विक्षोभ को मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि भूमध्य सागर में ठंडी और गर्म वायु राशि के मिलने के कारण जो तरंगित ऊर्जा का प्रवाह सर्पिलाकार में होता है, जिसकी दिशा निश्चित नहीं होती, जिसका आकार निश्चित नहीं होता, जिसकी प्रकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन वो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी के गुणन के हिसाब से 30 डिग्री के आसपास गति करती है, उसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा? पश्चिमी विक्षोभ नेचर में ठंडी होती है। जब वो उत्तरी मैदान पर या उत्तर के विशाल मैदानों पर गर्त बना देती है तो वहां हाई प्रेशर की वजह से जो ITCZ बारात लेकर ऊपर जा रही थी वो बारात लेकर ऊपर नहीं जाएगी। तो जितने भी बाराती बेवड़े हैं वो सब ITCZ के आसपास नाचेंगे। तो जिस भी घर के सामने रुकेगा वहां वर्षा होगी। इसीलिए ITCZ जिस राज्य के ऊपर रुकेगा उस राज्य में बाढ़ आएगी, और जहां ITCZ समय से नहीं पहुंचेगी वहां सूखा आ जाएगा। याद आ रहा है सब लोगों को? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मध्य प्रदेश में मावठा की वर्षा होती है। साथ ही साथ पूरे उत्तर भारत में, खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये शीत लहर से प्रभावित होता है। और अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि शीत लहर की वजह से कई ऐसे अनाथ या रोड पर सोने वाले गरीब हैं जिनकी मृत्यु हो गई। भारत में शीत लहर से भी मृत्यु हो रही है, और भारत में लू यानी गर्म लहर से भी मृत्यु होती है, जिसे बोलते हैं लू चलना, उससे भी लोगों की मृत्यु होती है। तो फिलहाल मैं MGO पे चर्चा नहीं करूंगा। थोड़ा सा और आके, चूंकि ये क्लास अल नीनो और ला नीनो के लिए है, इसलिए थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करना जरूरी है, और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आप लोगों को। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें और क्लियर कर दूं, आप लोगों को याद आ जाएगा शायद। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो हमारा पृथ्वी है या ग्लोब है, मान लो ये 0 डिग्री है, ये ऊपर वाला 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है,
नीचे वाला 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। कटिबंध का मतलब दो अक्षांश के बीच में, उष्ण का मतलब जहां गर्मी ज्यादा हो। तो यदि कोई व्यक्ति 0 से 30 दक्षिण, 0 से 30 उत्तर, इन दो अक्षांशों के बीच रहता है तो उसे ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है। यही मैं कहूं कि जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पर 90 डिग्री साउथ है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ना। ध्रुवों की ओर हम जब जाएंगे तो ध्रुवों की ओर जाने से क्या इम्पैक्ट समझ में आता है? तापमान में कमी आती है। प्रमुख कारण क्या है? सूर्य का जो इंसोलेशन है, सूर्य तप है, वो तिरछा होता जाता है, टिल्टेड होता जाता है। चलो मुद्दा, क्योंकि यहाँ पर तापमान ज्यादा है इसीलिए यहाँ पर लो प्रेशर होता था, अपेक्षाकृत यहाँ पर हाई प्रेशर बनता था। क्यों, कैसे, सीखे थे। इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो चल रही हैं, क्योंकि ये दिशा पूरब है तो ऐसी हवाएं जो 30 डिग्री दक्षिण और उत्तर से विषुवत रेखा की तरफ भागती हैं और पूरब की दिशा से भागती हैं, इनको पूर्वा पवनें या व्यापारिक पवनें कहा जाता है। इनको इंग्लिश में ट्रेड विंड्स कहते हैं। व्यापारिक पवनों की एक विशेषता है कि इनके अंदर खुद कोई नमी नहीं होती, यानी इनकी हवा में जलवाष्प स्वतः नहीं होती, लेकिन इनका नेचर गर्म होता है और ये किसी अगर जलराशि से टकराती हैं, क्योंकि जलराशि से जब ये घर्षण करेंगी, मैंने सिखाया है कि घर्षण ही कार्य है, कार्य ही ऊष्मा है। ऊष्मा क्या होता है? ऊर्जा को स्थानांतरित करने का माध्यम। तो ऊर्जा क्या होती है? कणों में कंपन करने की क्षमता, और कणों में कंपन क्या होता है? उसी को तापमान कहते हैं। तो यदि हम साधारण भाषा में ये समझें कि कोई हवा किसी जलराशि के ऊपर घर्षण करेगी तो उस जलराशि की ऊपर जो पतली परत है उस घर्षण की वजह से गर्म हो जाएगी और गर्म होने के बाद वो जलवाष्प का रूप ले लेगी। भूगोल में जो चीज गर्म होती है वो हल्की होकर ऊपर उठती है। अब जलवाष्प जो कि भाप के रूप में आ चुकी है वो ऊपर उठेगी और घर्षण कर रही इस व्यापारिक पवन की हवा में आके बैठ जाएगी। तो जब किसी हवा में कोई जलवाष्प बैठती है तो उस हवा को आर्द्र वायु कहा जाता है, या मैं बोलूंगा आर्द्र वायु। समझ जाना, एक ऐसी हवा जिसके अंदर पानी की बूंदें जलवाष्प के रूप में उपस्थित हैं, और अगर उन पानी की बूंदें जो जलवाष्प के रूप में उस हवा में उपस्थित हैं उनको धीरे धीरे ऊपर ले जाया जाए तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान कम होता है। तापमान कम होने की वजह से उस हवा में जो जलवाष्प है वो ठंडा होकर पानी की बूंद ले लेगा। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और वो पानी की बूंदें बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी कि गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे नहीं खींच पाता। तो वो पानी की बूंदें एक साथ एक बड़ी बूंद बनाने का प्रयास करती हैं। उसके लिए उन्हें किसी मुखिया की आवश्यकता होती है। तो वो किसी एक ऐसे कण को ढूंढती हैं, या धूल के कण को या किसी भी प्रकार के कण को, जिनमें वो आसानी से चिपक जाएं, क्योंकि धूल के कण का पृष्ठीय जो क्षेत्र होता है वो आकर्षण का बिंदु बन सकता है। और जब छोटी छोटी बूंदें किसी धूल के कण में या कण में इस प्रकार से चिपके कि उनके बूंद का आकार इतना बड़ा हो जाए कि गुरुत्वाकर्षण उनको नीचे खींचे, तो वो पानी की बूंद नीचे वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो वर्षा कराने के लिए छोटी छोटी बूंदों का एक साथ आना जरूरी है, और उन छोटी बूंदों का एक साथ जो आ रही हैं उनके लिए आर्द्रता ग्राही, इंग्लिश में कहें तो हाइग्रोस्कोपी का होना जरूरी है। इसीलिए बिना आर्द्रता ग्राही के वर्षा होना असंभव है। तभी तो आपने देखा होगा एक कृत्रिम वर्षा का कॉन्सेप्ट आया है। कृत्रिम वर्षा कुछ नहीं है, बस नीचे वाले वैज्ञानिक को यह समझ में आ गया कि ऊपर जो ये बादल दिख रहा है यह बादल नहीं है, वास्तव में जो नीचे से जलवाष्प ऊपर गई थी, संघनन की प्रक्रिया की वजह से इस जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें ये बादल का रूप ले चुकी हैं। चूंकि उस बादल में इतनी छोटी बूंदें हैं कि गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे नहीं आने दे रहा है, और वायु का उत्प्लावकता बल, बायोंसी फोर्स, उसको नीचे आने से रोक रहा है। अब ये पानी की बूंद जो इस बादल में दिख रही है मुझे, नीचे तब आ सकती हैं जब पानी की बूंद को बड़ा कर दिया जाए। और पानी की बूंद को बड़ा करने के लिए छोटे छोटे आर्द्रताग्राही यहाँ होने चाहिए। अब चूंकि यहाँ आर्द्रताग्राही नहीं है, पर जो बादल बना है वो हवा के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, और जहां वो जा रहा है बादल, वहां पहले से बाढ़ आई हुई है, और जहां बादल बने हुए हैं यहां पानी बरसना है क्योंकि यहां सूखा है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना
इस बादल के मूव करने से पहले इसके पानी को यहीं निचोड़ लिया जाए। इसके लिए जरूरी यह है कि इस बादल में जाके कोई आर्द्रता ग्राही डाल दे। तो नीचे से हेलीकॉप्टर लेकर जाओ और ऐसे ऐसे छोटे छोटे कणों को डालो जिनके अंदर नमी को सोखने की क्षमता हो। खासकर बरसात के समय में आपने देखा हो, मम्मी लोग जो किचन में नमक रखती हैं, पिसे हुए नमक में ढक्कन अगर ढीला छोड़ दिया जाए जिसमें पिसा हुआ नमक रखा है, वो सीड़ जाता है। सीड़ना समझते होंगे आप लोग, यानी नमक के अंदर बाष्प को सोखने की बहुत क्षमता होती है। तो या तो हेलीकॉप्टर से जाकर उस बादल में नमक छिड़क दो या राख छिड़क दो। पहली बार चाइना ने ऐसा किया था आयोडाइड का प्रयोग करके, और उन्होंने कृत्रिम वर्षा कराई थी। तो यदि किसी बादल में हम आर्द्रता ग्राहियों का प्रयोग करके वर्षा करा लेते हैं तो ऐसी वर्षा को कृत्रिम वर्षा कहा जाता है। एक शब्द और आता है मेघ बीजन, क्लाउड सीडिंग। अभी हाल ही में कानपुर आईआईटी ने ऐसा करिश्मा किया था। तो कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन और मेघ बीजन यानी कि क्लाउड सीडिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है, अंतर है। कृत्रिम वर्षा का मतलब है कि पानी बरस ही नहीं रहा था, उस पानी को स्टार्ट कराने के लिए जो मैंने उसमें डाला है वो कृत्रिम वर्षा होगी। दूसरा यह है कि पानी बरस रहा है रिमझिम और बादल धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, पर हम ये चाह रहे हैं कि ये पानी एक साथ यहीं खत्म हो जाए। आगे हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं या बाढ़ आई हुई है, हम नहीं चाह रहे हैं कि उस एरिया में पानी और ज्यादा बरसे। तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो रिमझिम पानी खिचपिच लगी हुई है, कुछ ऐसा प्रोसेस किया जाए कि पानी एक साथ पूरा बरस जाए, तीव्र गति से पानी बरस जाए। पर एक बात ध्यान रखना, पानी पहले से ही बरस रहा था पर किचिर पिचिर ऐसा कुछ हो कि राम करे एक बार में पूरा बरस जाए, फट हो जाए, 1 घंटे में सब कुछ बादल यहां से चले जाए, फिर पानी हम हटाते रहेंगे। उस प्रक्रिया को मेघ बीजन कहा जाता है। मेघ बीजन वर्षा की त्वरण को बढ़ाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहा हूं, आर्टिफिशियल रेन वर्षा कराता है। इनिशियल स्टेज ऑफ रेनफॉल ड्यू टू आर्टिफिशियल रेन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ रेनफॉल ड्यू टू क्लाउड सीडिंग। बहुत डिफरेंस है इसमें। तो क्लाउड सीडिंग के लिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि ठंडक और ज्यादा हो जाए, तो संघनन और ज्यादा हो जाए, तो बचा हुआ जो जलवाष्प है तुरंत निचोड़कर नीचे आ जाए। आशा करते हैं आप मेरी बात समझ रहे हो। मैं वापस से अपने मुद्दे पर आता हूं। मेरा मुद्दा और कुछ नहीं है, बस ये है कि जो ये पूर्वी पवनें हैं 30 से इधर की ओर जा रही हैं, चूंकि इनकी दिशा पूरब से पश्चिम की तरफ है। इनका नेचर ये होता है कि ये प्यासी होती हैं। अगर इन्हें कहीं पानी मिलेगा तो ये पानी पी लेंगी, और पानी पीने के बाद कहीं पानी उड़े लेंगी भी। तो जब भी व्यापारिक पवनों के रास्ते में कोई जलराशि आ जाए, भले ही वो नाला ही क्यों ना हो, तालाब ही क्यों ना हो, अगर ये उससे संपर्क में आ गई तो उसके पानी को चुरा लेंगी बाष्प के रूप में और ऊपर उठकर वहीं पानी बरसा देंगी। पर अगर तुम सोचो कि इनके रास्ते में कोई पानी की राशि नहीं आई, तो इनकी क्षमता नहीं है कि ये पानी बरसा दें। यानी इनके अंदर खुद का कोई गुण नहीं है, ये पानी को बाहर से इंपोर्ट करती हैं, तब ये तुमको सामान देती हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, मैं एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे? सोचो कि ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मैंने यहां पर एक जलराशि बना दी और एक जलराशि मैंने यहां पर बना दी। कंडीशन क्या हुई? यहां से मैंने एक पूर्वी पवनें भेजी, व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। अब इसमें कोई मॉइस्चर तो है नहीं है। अब मैं बोलूंगा मॉइस्चर तो तुम समझ जाना आर्द्रता। माड़ साहब, हमें आर्द्रता का मतलब नहीं समझ में आया। अरे हवा के अंदर जो जलवाष्प घुसी बैठी है उसी को आर्द्रता कहा जाता है। और अगर किसी हवा में जलवाष्प घुसी है तो ऐसी हवा को आर्द्र हवा कह देना। अब भूगोल में हवा को वायु कहते हैं तो आर्द्र वायु बोल देना। और जब भी मैं बोलूं आर्द्र वायु तो समझ जाना कि उसके अंदर जलवाष्प है। अगर किसी हवा में जलवाष्प है तो पॉसिबिलिटी है कि वो हवा जिसके अंदर जलवाष्प है, चूंकि जलवाष्प तो हल्का होता है, तो वो ऊपर उठना प्रयास करेगा गर्म होकर, क्योंकि उसके अंदर गुप्त ऊष्मा है ना जलवाष्प के अंदर, तभी तो वो जलवाष्प बना है। और गुप्त ऊष्मा है तो ऊर्जा होगी, ऊर्जा है तो कंपन होगा। तो वायु जिसमें वो जलवाष्प बैठा है उसके कणों में कंपन होने लगता है। और किसी भी पदार्थ के कणों के औसत कंपन को तापमान कहते हो, तो इसका मतलब वायु जिसमें वो जलवाष्प बैठी है उसके तापमान में वृद्धि हो जाएगी।
अब तापमान वृद्धि हुई तो वो वायु गर्म हो जाएगी, और भूगोल में जो चीज गर्म होती है उसको तुम ऊपर उठा देना, तो वो वायु ऊपर उठने लगती है। अब उस वायु के अंदर जलवाष्प है। अब जलवाष्प जैसे जैसे ऊपर जाएगी, और हमने एक नियम सिखाया है कि जमीन से जब तुम अंतरिक्ष की तरफ जाओगे तो तापमान में कमी होती जाएगी। अब जलवाष्प जो कि पानी के गर्म होने से जलवाष्प बना, तो जलवाष्प को ठंडा करूंगा तो पानी की बूंद बनेगी ना। ऊपर जैसे ही अंतरिक्ष की तरफ गए, ठंडक मिली, जो जलवाष्प उस हवा में बैठी थी वो पानी की बूंद बन गई। उसी पानी के बूंद से बने पूरे गोले को बादल कहा जाता है। अब ये जो हवा सोचो पूर्वी पवनें आ रही, ये प्यासी हैं, अभी रास्ते में इसको पानी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक पानी नहीं बरसेगा। क्यों नहीं बरसेगा? अरे पानी तो तब बरसे जब इसके अंदर कुछ हो। व्यापारिक पवनें नेचर में तो खाली होती हैं। अब ये व्यापारिक पवन इस जलराशि से घर्षण कर गई, और जैसे ही घर्षण की इसने पानी पी लिया, बेवड़े को क्या मिल गया? दारू। अब वो अपना ड्रामा शुरू करेगा। जैसे ही जलवाष्प इसके अंदर गई तो इस एरिया में बादल बनेगा और पानी बरसेगा। अब पॉइंट को समझो, जैसे जैसे ये वाली हवा इस जलराशि से दूर जाएगी, वैसे वैसे इस बादल में जो पानी है उसकी मात्रा कम होती जाएगी। इसका मतलब है अगर मैं इस बी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच में दो बादल बनाऊं, जिसका नाम एक्स है और दूसरे का नाम वाई है, तो एक्स वाला वाई की अपेक्षा ज्यादा पानी बरसाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कोई हवा जल राशि से दूर होती जाती है वैसे वैसे वो पानी बरसाने की क्षमता कम होती जाती है। भूगोल में इस शब्द को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता भी कई प्रकार की होती हैं, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, है ना, निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता को रखो साइड में, उसका कोई रोल नहीं है, वो भारत के राष्ट्रपति जैसा है, बस दिखने में है, कोई काम का नहीं। अब आ जाओ सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता में। मैं जब भी बोलूं सापेक्ष आर्द्रता, इसका मतलब है वर्षा कब होगी। मैं बोलूं विशिष्ट आर्द्रता, इसका मतलब है वर्षा कितनी होगी। विशिष्ट आर्द्रता बताती है वर्षा की मात्रा। अगर किसी बादल में, किसी वायु में विशिष्ट आर्द्रता ज्यादा है तो तुम अपने अंदर सोच लेना वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, और विशिष्ट आर्द्रता कम है तो वर्षा की मात्रा कम होगी। तो जब भी कोई हवा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करती है, भारत में ही इसको अप्लाई करके देख लो आप लोग। मानकर चलना यहां से एक हवा है जिसके अंदर जलवाष्प भरी हुई है, और यह ए पॉइंट से भारत के बी पॉइंट की तरफ जा रही है। तो जब यह हवा ए से बी की तरफ जाएगी तो इसकी कौन सी आर्द्रता कम होती जाएगी? तुम बोलोगे विशिष्ट आर्द्रता कम होती जाएगी। ठीक, पूरब से पश्चिम अगर वर्षा कराते हुए कोई बादल जाएगा तो उस बादल की विशिष्ट आर्द्रता कम होती जाएगी। सीधी सी बात है, विशिष्ट आर्द्रता का मतलब है वर्षा की मात्रा। अब पानी अगर किसी बोतल में भर दो और उसमें मैं छेद कर दूं और उस बोतल को इस प्रकार से आगे ले जाना चाहूं, तो वो बोतल धीरे धीरे खाली होगी ना। हाँ, वो बोतल तब खाली नहीं हो सकती जब उसमें अतिरिक्त पानी डाल दिया जाए, और अतिरिक्त पानी डालने के लिए रास्ते में जलराशि का मिलना बहुत जरूरी है। और जैसे ही ये पूर्वा पवनें सी जलराशि के पास पहुंची, इन लोगों ने फिर से पानी पी लिया। पानी पी लिया तो फिर से जोश आ गया, जोश आ गया तो फिर से भयंकर पानी बरसा दिया। अब सोच कर देखो, अगर यहां पर ये जलराशि है, ये सूख गई है, अब पानी नहीं है, इसमें पानी नहीं है, तो मुझे बताओ ये जो बादल है जो यहां पर डी पॉइंट पर बन रहा है, जब पूर्वा पवनें पहुंचेंगी इस बादल के पास, डी के पास, तो क्या ये पानी बरसा पाएंगी? अरे पानी तो नहीं बरसाएंगी, क्योंकि पानी तो खत्म हो चुका है। दूसरा और कांड कर देंगी। क्या कांड करेंगी? ये जो इतनी लंबी दूरी तय करके आई हैं, जब यह जमीन से घर्षण कर रही होंगी, कभी अपना हाथ ऐसे घिस के देखना, तो गर्मी पैदा हो रही है ना। और ये इतनी लंबी दूरी तय करके आ रही है, रास्ते में उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, तो जमीन से घर्षण कर करके गर्म हो गई। और जब ये डी पॉइंट पर पहुंचती हैं तो उस गर्मी की वजह से जो उनके अंदर पानी था वो तो वैसे ही पानी खत्म हो जाएगा, और जो गरम गरम हवा हमें फील होगी उसको हम लू कहते हैं, गांव की भाषा में लपट। क्या कहते हैं? लपट या लू कहते हैं। यहां से स्पष्ट बात समझ में आ रही है कि अगर कोई हवा बहुत लंबी दूरी तय करने वाली है तो लू और लपट चलना बहुत तय है, अगर रास्ते में कोई जलराशि नहीं मिली।
मध्य प्रदेश में ही देख लो आप इसको, मैं अप्लाई करके बताता हूं मध्य प्रदेश के लिए। कि सोचो ये मध्य प्रदेश का मैप है, सोचना क्या है, वो तो है ना, ये लो ये मध्य प्रदेश का मैप है, ऐसे थोड़ी देर के लिए सोच लो। मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, इतना तो जानते होगे ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। सोच कर देखो कि यहां से कोई एक हवा जो दक्षिणी भाग से प्रवेश कर रही है, जब वो स्टार्टिंग में प्रवेश करेगी तो स्वाभाविक है उसके पास पानी बरसाने की क्षमता ज्यादा होगी, बादल अच्छे खासे होंगे। लेकिन अब यही हवा सोच कर देखो इस प्रकार से ऊपर जा रही है, मैं ये भी मान के चलता हूं कि रास्ते में कई पर्वत पहाड़ियां मिल रही होंगी, तो इसमें कई ज्ञानी ये नहीं सोचेंगे रास्ते में पहाड़ी ऐसा लंबा टकराएगी, नहीं, तो फिर मैं ये बोल दूंगा तुमको कि ये जो हवाएं हैं ये नदी घाटियों से होकर चलेंगी, चंबल नदी घाटी से होकर चलेंगी। अब गर्मियों में चंबल तो वैसे ही सूख चुकी है, और इस घाटी से वो कर रही है घर्षण, तो घर्षण हो गया ज्यादा, तो इस मध्य भारत के पठार में जो कि वैसे ही सूखा डला हुआ है, अगर सूखा नहीं होता तो वहां पे क्यों बागियों का गढ़ कहा जाता, क्यों डकैत बनते, वहां पर संसाधन ही तो नहीं है ना वहां पे। तो जैसे यहाँ सूखा डला, घर्षण करके पहुंचे, पूरे भिंड मुरैना में मार्च अप्रैल में गरम गरम लू चल रही होगी, क्योंकि पानी नहीं है। हाँ, लेकिन मंदसौर के आसपास महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है चंबल नदी पर, ऐसे कुछ आप नाम लेते हैं, महात्मा गांधी परियोजना। अब वो परियोजना में क्या है, बांध के पीछे ढेर सारा पानी है, अब उस पानी से अगर कोई गर्म हवा टकराएगी तो स्वाभाविक है कि उधर वो जलवाष्प ग्रहण करके उस एरिया में वर्षा करा सकती है। तो मंदसौर नीमच में हाल ही में वर्षाओं की प्रवृत्ति में जो परिवर्तन हुआ है उसमें उस महात्मा गांधी बैराज का बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। हालांकि वो पानी केवल उस क्षेत्रीय एरिया में ही बरसेगा और कहीं नहीं बरस सकता। तो इस हिसाब से जो मैं चीजें आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा था वो ये है कि जो पूर्वी पवनें होती हैं वो 0 से 30 डिग्री उत्तर, 0 से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य चलती हैं बेटा। और जब यह चलती हैं किसी महाद्वीप में, अगर ये एंट्री करती हैं, सपोज करो कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, सपोज करो ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इस अफ्रीका महाद्वीप में ये 0 डिग्री है, ठीक है। इस 0 डिग्री के ऊपर 30 डिग्री होगा और नीचे 30 डिग्री होगा, और इन दोनों के बीच में चल रही होगी पूर्वी पवनें। जब पूर्वी पवनें अफ्रीका महाद्वीप की तरफ जाएंगी तो यहां पर एक जलराशि आपको दिख रही है, जैसे हम बोलते हैं हिंद महासागर, इस जलराशि से वो जल को ग्रहण कर लेगी और अफ्रीका के पूर्वी तट पर आकर वर्षा करेगी। अब अफ्रीका के वर्षा करने के बाद यह पश्चिम की ओर निकलना चाह रही है, क्योंकि पश्चिम में जब यह निकलती है तो यह कहलाती है अपतटीय पवन, ऑफशोर विंड, पढ़ाया है क्लास में मैंने। और जब वो इंटर करती है तो कहलाती है अनुतटीय पवन। बस मैं इतना बोल रहा हूं बेटा कि जहां जहां तुमको मैं अनुतटीय बोलूं, ऑनशोर विंड बोल दूं, तो इसके कुछ फैक्ट अपने दिमाग में एडजस्ट कर लेना। अनुतटीय पवन का मतलब होता है गर्म पानी एकत्र होना, गर्म जल एकत्र होना। इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में गर्म जल एकत्र हो रहा होगा। अब आसपास अपेक्षाकृत गर्म जल एकत्र हो रहा है, तो उस गर्म जल से जो हवा टकराएगी वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा बाष्प को लेकर ऊपर उठेगी, वर्षा करा देगी। लेकिन अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक अपवाद भी मिलता है, सोमालिया का एक मरुस्थल है, ओगाडेन मरुस्थल, उसकी हाइट ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से तापीय विसंगता, तापीय विषमता देखने को मिलती है, और उस तापीय विषमता की वजह से यहाँ फ्लिंडर जेट स्ट्रीम का उद्भव होता है, और वही फ्लिंडर जेट स्ट्रीम हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित भी करती है। मैंने सिखाया है आप लोगों को ये सब चीज। तो जब भी अनुतटीय पवन आएगा तो पानी एकत्रित करेंगे, ध्यान रखना है, वर्षा ठीक ठाक कराएंगे हम लोग। और जब भी अनुतटीय का मतलब है ऐसी व्यापारिक पवनें जो महाद्वीप के तट को छोड़कर जा रही हों। तो जहां पर अपतटीय पवन होंगी वहां पे ठंडा जल आएगा, ठंडा पानी आएगा। ठंडा पानी आने का मतलब है नीचे से ठंडे जल का उद्वेलन हो रहा है, जैसा हमने सीखा था। जो उद्वेलन हो रहा है उसको अपवेलिंग कहते हैं। तो ठंडा जल वहीं पर आ सकता है जहां पर अपवेलिंग हो रहा हो, और जहां पर अपवेलिंग होता है वहां अंदर समुद्र का जो भी संसाधन है पोषण का, वो भी उस ठंडे जल के साथ ऊपर आएगा। तो ऐसा पोषण समुद्र का जो अपवेलिंग के साथ ठंडे जल के साथ ऊपर आता है उसको प्लंक्टन कहते हैं, और प्लंक्टन मछलियों का सबसे प्रिय भोजन होता है। तो उस प्लंक्टन को खाने के लिए ढेर सारी मछलियां, विभिन्न प्रकार की मछलियां वहां पर एकत्रित होती हैं। तो वहां के जो मछुआरे हैं उन मछलियों को पकड़ के व्यापार करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। तो अपतटीय पवन का एक फायदा ये होता है कि वहां ठंडे जल की वजह से
अपवेलिंग होती है और मछली पालन हो सकता है। नुकसान भी है कि चूंकि ठंडा जल आता है तो वहां पर अगर कोई हवा टकराएगी तो वो भी ठंडी हो जाएगी। अब उस एरिया में जितनी हवा ठंडी है वो भारी है, और भारी हवा ऊपर नहीं उठ सकती। अब अगर ऊपर नहीं उठोगे तो ऊपर बादल नहीं बनेगा। बादल दो प्रकार के होते हैं बेटा, अगर बादल जमीन पर बन गया तो उसे कोहरा कहते हैं, और बादल आसमान में बचा तो उसे वर्षा कहते हैं। तो चूंकि जमीन ठंडी है तो बादल जमीन पर बन जाएंगे, तो उस एरिया में कोहरा ही कोहरा हमें दिखाई देगा। तो जहां पे अप तटीय पवन होंगी वहां पर जमीन ठंडी होगी। दूसरा, वर्षा बहुत कम होगी, और वर्षा कभी कभी 25 सेंटीमीटर से कम भी हो जाती है। और ऐसे दुनिया के कोई भी क्षेत्र जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो जाए, ऐसे क्षेत्रों को मरुस्थल कहा जाता है। फिर वो चाहे ठंडा क्षेत्र हो या गर्म क्षेत्र हो। अगर ठंडे क्षेत्र में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, शीत मरुस्थल बोल देना। गर्म क्षेत्र में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, उष्ण मरुस्थल बोल देना। उदाहरण के तौर पर लद्दाख का जो मरुस्थल है वो शीत मरुस्थल का उदाहरण है, और थार का जो मरुस्थल है राजस्थान का, वह उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। थार का मरुस्थल पूरी दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या या घनत्व वाला मरुस्थल है। 81 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर इस एरिया में जनसंख्या प्राप्त होती है। मैं वापस से अपने क्षेत्र पर आता हूं, क्योंकि हमें एल नीनो और ला नीनो पढ़ना है। आशा करता हूं कि आप इस भूमिका को समझ गए होंगे। अब अगर तुमने इस लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं किया, चक्कर आएंगे, फेफड़े बाहर निकलेंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन सी हवा कहां निकली और कहां घुस गई। पॉइंट याद रखना है, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अब इस पूरी क्लास का जो मैंने बेस बनाया है, और बहुत ओवर स्मार्ट अगर बन रहे होगे तो ये तुम्हारी क्लास के ऊपर से निकलने वाली है। अब मैं आता हूं पीएससी के सिलेबस पर। पीएससी में क्या लिखा है? एल नीनो और ला नीनो, चूंकि वो मैंने शुरू में ही तुमको ज्ञान दे दिया एल नीनो और ला नीनो का। तो यहां पर आ जाओ। अब इसको एक मैप के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। ये मैंने एक मैप जो पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, बनाकर दिखाया था, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। क्या मैंने समझाया था आपको कि विषुवत रेखा के दक्षिण में जो व्यापारिक पवनें हैं वो आईटीसीजेड के उत्तर की ओर जाने की वजह से विषुवत रेखा को पार करके एंटी क्लॉकवाइज घूमना बंद करके क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देती हैं, और वही क्लॉकवाइज घूमने वाली दक्षिण की व्यापारिक पवनें भारत में प्रवेश करती हैं और मानसून कहलाती हैं। तो भारत का मानसून कुछ नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं जो विषुवत रेखा को पार करके भारत में प्रवेश कर रही हैं। अब मैंने यह सिखाया था कि ये जो दक्षिण की व्यापारिक पवनें हैं जब भारत के कन्याकुमारी के पास टकराती हैं तो दो फाकाओं में या दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। एक इसकी शाखा है वो बंगाल की खाड़ी में जाती है, जिसे बंगाल खाड़ी की शाखा कहते हैं, और एक अरब सागर में जाती है, जिसे अरब सागर की शाखा कहते हैं। तो भारत के जो पूर्वी हिस्से में वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, और पश्चिमी हिस्से में जो वर्षा होती है वो अरब सागर की शाखा से होती है। ये सब हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हम एल नीनो ला नीनो पे ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब कैसे एल नीनो और ला नीनो हमारे इस भारत के मानसून को प्रभावित कर रहा है वो यहां पर आप देखिए, और चीजों को अवनुतटीय और अपतटीय पवनों की सहायता से समझने का प्रयास कीजिए। देखो बाबू, ये है 0 डिग्री पेरू के तट के आसपास, ऊपर 30 डिग्री नीचे 30 डिग्री, इन दोनों के बीच में व्यापारिक पवनें चल रही हैं। चूंकि यह दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है, या मैं कहूं प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है, एक ही बात है। इस दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से जो व्यापारिक पवनें हैं वो यहां से चलना शुरू करती हैं। जब यह पवनें इस दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट को छोड़ रही होती हैं तो इन्हें अपतटीय पवन कहा जाता है। और मैंने सिखाया है बेटा आपको, जहां अपतटीय पवन होंगी वहां ठंडा जल होगा, अपवेलिंग होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब व्यापारिक पवन प्रशांत महासागर के पूरब में जो जल है, जो कि सूरज की किरणों की वजह से गर्म हो चुका है, उस ऊपर के गर्म परत को अपने दम से हटाना शुरू कर देती है, क्योंकि किसी भी पानी का केवल ऊपरी परत ही गर्म होगा। और यहां की जो ऊपर परत है वो इस प्रकार से मूव करते हुए आगे की ओर जाती है। और चूंकि ये जो परत आगे की ओर जा रही है, काफी लंबे किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद ये जो गर्म जल है वो यहां पर जाकर एकत्रित हो जाता है, जिसे हम इंडोनेशिया का पूर्वी हिस्सा या ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा कहते हैं। अब चूंकि यहां गर्म जल एकत्रित हुआ है तो इस वाले एरिया में ठंडा जल होना चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एरिया है पेरू का तट, यहां अपतटीय पवनों की वजह से
यहां पर ठंडा एरिया बन रहा होगा। अब जहां पर गर्म जल है, ये गर्म जल जैसे ही हवा के संपर्क में आता है हवा को भी गर्म कर देता है, और गर्म हवा कैसी होती है बेटा, हल्की होती है। तो हल्की होने की वजह से हवा यहां से उठना शुरू करती है और इस एरिया में लो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। यानी ये वो कंडीशन है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में, या मैं कहूं इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में, या मैं कहूं प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में गर्म जल के एकत्रित होने की वजह से यहां पर लो प्रेशर बन रहा है जमीन पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी की तरफ। सिखाया है मैंने, वापस रिपीट नहीं करूंगा मैं। जलवाष्प गर्म होने के बाद ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। जैसे वो ऊपर जाएगी, क्षोभ सीमा का जो ढक्कन है वहां पर जाकर लगभग हाई प्रेशर बनाना शुरू कर देगी। यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के जमीन पर लो प्रेशर और उसके ऊपर हाई प्रेशर हो रहा होगा। अब आपने सीखा है कि जब कोई हवा ऊपर जाती है, अब चूंकि वो क्षोभ सीमा को तोड़कर ऊपर तो निकल नहीं जाएगी, छत की तरह काम करता है, वो टकराने के बाद वो इस प्रकार से, तो एक हिस्सा इधर जाएगा और एक हिस्सा वापस से पेरू की तरफ आ रहा होगा। अब चूंकि इसमें गतिज ऊर्जा है, जब गतिज ऊर्जा कम होती है तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण यह नीचे की उतरने का प्रयास करेगा। तो जब ऊपर से नीचे उतर रही होगी तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, और जब वो नीचे उतरेगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर एक कोशिका का निर्माण हो रहा है जो हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई काम करती है। स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई हवा लो से हाई चलती है तो इसको हम पवन कहते हैं, अगर कोई हवा लो से हाई चलती है तो इसको हम वायु राशि कहते हैं, एयर मास। और अगर कोई हवा हाई से लो प्रेशर की तरफ चलती तो इसको हम पवन कहते हैं। तो ये वायु है, ये पवन है। भाड़ में जान दो पवन को। तुम तो इतना बताओ, ये जो तुमको सर्कुलेशन दिख रहा है क्लॉकवाइज घूमता हुआ, इसी को वॉकर सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? वॉकर सेल। अब वॉकर सेल कब बनेगा तुम बताओ? ये सीधा है वॉकर सेल, आदर्श वॉकर सेल है। इसको बनाने के लिए पेरू के पश्चिमी तट पर हाई प्रेशर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर लो प्रेशर होना चाहिए। इसी सामान्य दशा को लानीना कहा जाता है। यानी लानीना एक ऐसी स्थिति है जब पेरू के तट पर ठंडा जल और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर गर्म जल, या मैं उल्टा बोलूं, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर ठंडा जल और प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर गर्म जल विषुवत रेखा के आसपास, तो ऐसी कंडीशन को लानीना कहा जाता है। यानी लानीना होने का मतलब है वॉकर सेल सीधा घूम रहा है। और अगर ये वॉकर सेल सीधा घूमेगा तो यहां पर जो लो प्रेशर है ये वर्षा करने में व्यस्त होगा और ये किसी भी प्रकार से भारतीय मानसून को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिसकी वजह से भारतीय मानसून अच्छा आएगा। क्योंकि जब ये मेडागास्कर के पास मैस्करनीज का हाई प्रेशर बन रहा होता है तो इसकी जो हवाएं हैं इनका एक ही उद्देश्य होता है कि दक्षिण की व्यापारिक पवनों को जो विषुवत रेखा को पार करके क्लॉकवाइज घूम रही हैं उनमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण प्रदान कर देना और उनको ITCG की तरफ तेजी से ढकेल देना, जिससे भारत का मानसून अच्छा आएगा। तो हर संभव प्रयास ये किया जाता है कि मैस्करनीज के हाई प्रेशर को किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना किया जाए। मैस्करनीज का हाई प्रेशर तिब्बत के पठार के गर्म होने से संबंधित है। इसको हम पूर्वोत्तर उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, है ना। इस पार्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आशा करता हूं समझते होंगे आप लोग। यहाँ पर सोमालिया है, जहां पर सोमालिया जेट स्ट्रीम चलती है, यह भी भारतीय मानसून में प्लस पॉइंट करने में सहायक होती है। हमने इस पर भी डिस्कस किया हुआ है, इधर हम वापस से नहीं आएंगे। हमारी कहानी एल नीनो और लानीनो पर चल रही है। तो जब भी मैं आपसे लानीना बोलूंगा वॉकर सेल याद रखना, लानीना बोलूंगा यहाँ पे ठंडा यहाँ गर्म याद रखना। अब बताओ इन दोनों क्षेत्रों में से कहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है, कहाँ पे हो रही है? लानीना होने का मतलब है पेरू के तट पर कोई वर्षा नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के तट पर वर्षा होगी, साथ ही साथ भारत में भी वर्षा होगी। अब उल्टा कर लेते हैं, इस वॉकर सेल को उल्टा करके देखो। तो उसके लिए क्या करना होगा? जितने भी हाई प्रेशर के पॉइंट बने हुए हैं इन सबको चेंज कर दो। कैसे चेंज कर सकते हैं माड़ साहब बताइए? चेंज करने का आसान तरीका कुछ नहीं करना है, जहां लो प्रेशर था वहां हाई प्रेशर कर दो और जहां हाई प्रेशर था वहां लो प्रेशर कर दो। तो यहां हमने हाई प्रेशर कर दिया, यहां हमने लो प्रेशर कर दिया। जैसे ही हमने ये किया पूरा का पूरा वॉकर सेल उल्टा घूम जाएगा। कैसे वॉकर सेल उल्टा घूम रहा है? अब इन तीरों को मैंने इस प्रकार से मिटा दिया है, वॉकर सेल को उल्टा घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हवाएं चलेंगी यानी पवन चलेगी हाई से लो की तरफ। अब पवन इधर से इधर की ओर जा रही है।
पवन अब इधर से इधर की ओर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? फिर ऊपर हाई से लो तो नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ये इधर से इधर जाएगा और ये ऊपर से नीचे आएगा। अब ये जो वॉकर सेल है ये उल्टा घूम रहा है, और जब भी वॉकर सेल उल्टा घूमता है तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है वहां पर ठंडा जल आ चुका है और ऑस्ट्रेलिया पेरू के पश्चिमी तट पर गर्म जल आ चुका है। इस कंडीशन को एल नीनो कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ सर, इसके पीछे का कोई प्रमुख कारण समझा सकते हैं क्या? बिल्कुल समझा सकता हूं मैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्यापारिक पवनें कमजोर हो गई। व्यापारिक पवनें क्यों कमजोर हुई सर? व्यापारिक पवनें इसलिए कमजोर हुई क्योंकि सौर्य कलंक की स्थिति बनी है। सौर्य कलंक 11 से 13 साल में एक बार बनता है। सर सौर्य कलंक क्या है? नहीं बताऊंगा, विश्व भूगोल नहीं दिया गया पढ़ने के लिए, जो कर सकते हो कर लो मेरा तुम। बस इतना ध्यान रखो कि व्यापारिक पवनों की गति में होने वाला परिवर्तन का सीधा संबंध सौर कलंक से है, और व्यापारिक पवनें चलती हैं ज्यादा लो प्रेशर, प्रवणता जितनी ज्यादा होगी उतना व्यापारिक पवनों का दम दिखाई देगा हमको। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। भाड़ में जाने दो व्यापारिक पवनें, भाड़ में जाने दो सौर कलंक। बस इतना याद रखो कि व्यापारिक पवनें कमजोर तो एल नीनो का आना निश्चित है, व्यापारिक पवनें स्ट्रॉन्ग तो ला नीनो का आना निश्चित है। अब एल नीनो और ला नीनो जब भी आएंगे तो भारत के मानसून का प्रभावित होना भी निश्चित है, उससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। अब सोच कर देखो कि व्यापारिक पवनें कमजोर हो गई तो यहाँ का जो ऊपर का गर्म जल था वो धीरे धीरे यहाँ विस्थापित हो रहा था, पर वो विस्थापन वहां तक नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो गर्म जल एकत्रित हो पाया था ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, वो गर्म जल वापस रिटर्न होने लगता है। उसे हम केल्विन करंट कहते हैं। केल्विन करंट के रूप में या रोजवी करंट के रूप में जब यह गर्म जल वापस आता है तो ना तो यहाँ पे गर्म जल रह पाता है और ना ही यहाँ ठंडा जल, उल्टा हो जाता है। तो जहां गर्म होना चाहिए था वहां पानी ठंडा हो गया, और जहां ठंडा होना चाहिए था वहां पानी गर्म हो गया, जिसकी वजह से एल नीनो की स्थिति बन गई। अब हम एक गांव की भाषा में आपको लास्ट समझाते हैं, समझना। अगर प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट तुमने गर्म कर दिया, अगर प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट तुमने ठंडा कर दिया तो समझ जाना ये कंडीशन क्या है, एल नीनो। और अगर प्रशांत महासागर का पूर्वी तट तुमने ठंडा कर दिया तो इसका मतलब है यह है ला नीनो। ला नीना ठंडा, एल नीनो ठंडा। अब दोनों ठंडा कर रहे हो सर, मतलब नहीं समझ में आया। अरे भैया अगर ये ठंडा है तो ये वाला गर्म होगा ना, और ये वाला ठंडा है तो ये वाला गर्म होगा। सोच कर देखो, ना तो ये गर्म हुआ ना ये गर्म हुआ, दोनों का जो गर्म जल है वो प्रशांत महासागर के बीचों बीच ही रह गया। यानी ना प्रशांत महासागर का पश्चिम गर्म ना प्रशांत महासागर का पूरब गर्म, ये बीच वाला हिस्सा गर्म हो गया। अब जब बीच वाला हिस्सा प्रशांत महासागर का गर्म होगा तो पूरा लो प्रेशर का केंद्र प्रशांत महासागर के बीचों बीच में होगा, और लो प्रेशर तो चक्रवात के लिए सबसे आदर्श स्थिति है, खासकर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक भंवर बनता है चक्रवात का, उस भंवर को, उस कंडीशन को मोडोकी कहा जाता है। मोडोकी कब बनता है? जब गर्म पानी ना ऑस्ट्रेलिया के पास रहे ना पेरू के पास रहे, दोनों के बीच में ना वो इधर जाए ना उधर जाए, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, तो ये घर वाला आदमी कहीं और ही रुक गया। इस कंडीशन को मोडोकी कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अच्छा, इससे कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं एक दो कि एमपीपीएससी में किस प्रकार से प्रश्न आता है। पहला प्रश्न, इंसो क्या होता है? प्रशांत महासागर के पूरब और पश्चिम में तापमान में होने वाले परिवर्तन की घटना को इंसो कहते हैं। ठीक है, अगर पूरब वाला हिस्सा ठंडा हो गया तो इसे लानीना, और गर्म हो गया तो इसे एल नीनो कहते हैं। ठीक है, इस पूरी घटना में जो आपको सीखना है वो ये है कि हमने अभी आपको एक सेल बताया था, वॉकर सेल। तो पीएससी ऐसा पूछेगा कि अगर वॉकर सेल का व्युत्क्रमण होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखना, व्युत्क्रमण होने का सीधा सा मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया पे हाई प्रेशर होने का मतलब है ठंडा, और पेरू पे लो प्रेशर होने का मतलब गर्म, और पेरू प्रशांत का पूर्वी हिस्सा है। इसलिए मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि जब भी एल नीनो की स्थिति होगी तब तक वॉकर सेल उल्टा घुमा देना, और जब जब ला नीनो की स्थिति होगी तब तक वॉकर सेल सीधा कर देना। आइए 2-4 प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं किसमें कितना दम है, कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं। पहला क्वेश्चन है एल नीनो से संबंधित, मैं लिख के बता देता हूं शॉर्ट में। एल नीनो के बारे में सत्य है, एल नीनो के बारे में सत्य है। ऑप्शन वन,
भारत का, ऑप्शन भारत में सूखा पड़ सकता है, पहला। दूसरा, हेडली ये वॉकर सेल व्युत्क्रमित रिवर्स हो सकती है, हो सकती है, मैं लिख दूं हो जाती है। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर वर्षा होती है। चौथा, पेरू के तट पर गर्म जल आ जाता है। अब इसमें बताना है आप लोगों को, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताना है कि इसमें कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर दूसरा एवं तीसरा, या फिर पहला, दूसरा एवं चौथा, या फिर दूसरा, तीसरा एवं चौथा। इनमें से कौन सा सही है, चलो देख लेते हैं हम लोग। वो कहता है कि एल नीनो के बारे में क्या जानते हो। अब एल नीनो तो मालूम है, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट का गर्म हो जाना। इसका मतलब जब प्रशांत महासागर का पूर्वी तट गर्म होगा तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट ठंडा हो जाएगा और उसकी वजह से भारत का मानसून गड़बड़ हो जाएगा, तो भारत में सूखा पड़ सकता है। सही बात है कि भारत में सूखे पड़ने की संभावना एल नीनो के आने से बढ़ जाती है। जब भी एल नीनो आता है तो वॉकर सेल सीधा घूमता है कि उल्टा घूमता है। आपने सीखा है कि वॉकर सेल जो है वो उल्टा हो जाता है। इसका मतलब पहला वाला कथन भी सही है और दूसरा वाला भी। ऑप्शन में क्या क्या है, 1, 2, 2 इसमें भी हैं, लेकिन 3, अब देख लेते हैं तीसरा भी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर वर्षा होती है, कैसे हो जाएगी। तुमने कहा एल नीनो का मतलब है पेरू का तट गर्म होना और ऑस्ट्रेलिया का तट ठंडा होना, और जब तट ठंडा होता है तो वर्षा होने के चांसेस नहीं है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि तीसरा ऑप्शन गलत है। पेरू के तट पर गर्म जल एकत्रित हो जाना, उसी घटना को तो एल नीनो कहते हैं। इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 1, 3 और 4। क्या होना चाहिए, 1, 3 और 4। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो चीजों को समझ लेंगे। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए हैं। ऐसे कथनात्मक प्रश्न आएंगे एमपीपीएससी में एल नीनो और ला नीनो को लेकर। हम इन कथनात्मक प्रश्न के लिए तो तैयार हैं ही हैं, साथ में जो फैक्चुअल क्लासेस हो सकती हैं, जो फैक्चुअल प्रश्न बन सकते हैं पीएससी प्री में नए सिलेबस के अनुसार, उनके लिए तो हमेशा से तैयार रहे हैं। आशा करता हूं कि ज्योग्राफी में जैसे भी प्रश्न बनेंगे हम बड़ी आसानी से उनको हैंडल कर पाएंगे। चलिए।